नमस्कार साथियों, मैं आर के रत्नाकर। मैं आज आपको बताने आया हूँ कि बहुत सारे लोग यह पूछते हैं कि सर सीबीएसई से अफिलिएशन कैसे मिलता है, इसके लिए क्या क्या जरूरी है। देखिए, सीबीएसई एक भारत का सबसे प्रतिष्ठित और सबसे पुराना बोर्ड है। ठीक है, इससे पुराना बोर्ड इंडिया में कोई नहीं है। जो भी है स्टेट बोर्ड है, तो स्टेट बोर्ड इंडिया बनने के बाद ही, माने कि जब भारत आज़ाद हुआ उसके बाद ही बना है। उसके बाद है ना कि आईसीएसई भी है ना कि लगभग है ना कि 73 बना है। 1932 का बोर्ड है, यानी कि 92 साल पुरानी बोर्ड है सीबीएसई। यानी सीबीएसई सबसे पुराना बोर्ड है। इसका नाम हम कुछ भूल रहे हैं, इसका पुराना नाम कुछ और था। जो हम अपना एक सबसे है ना पहले वाली वीडियो बनाए हुए हैं, मैंने कि बहुत पुराना 1-2 साल पहले, तो उसमें बताए हुए हैं कि इसका नाम क्या था। मैंने कि सीबीएसई का नाम चेंज होकर के सीबीएसई हुआ है, क्योंकि वो आज़ादी के पहले का बोर्ड है। तो लोग यानी कि यह चाहते हैं कि हमको है ना कि सीबीएसई से अफिलिएशन मिल जाए। तो सीबीएसई से अफिलिएशन लेना है तो एक बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि कम से कम मिनिमम इन्वेस्टमेंट 3 करोड़ रुपया आएगा। आप लोन लेके लाइए, जमीन बेच के लाइए, चाहे यानी कि आपके पास अपना रुपया हो, लेकिन कम से कम 3 करोड़। और ऊपर का तो कोई लिमिट ही नहीं है। ऊपर तो आप अरबों खरबों में जाइए, लेकिन कम से कम 3 करोड़। 3 करोड़ खर्चा अगर नहीं कीजिएगा तो सीबीएसई से आपको अफिलिएशन नहीं मिलेगा, इंडिया के किसी कोना में नहीं मिलेगा। क्योंकि जितना उसका रिक्वायरमेंट है तो लगभग 3 करोड़ रुपया से कम में वो नहीं होगा। रिक्वायरमेंट क्या क्या है? 2 एकड़ जमीन चाहिए, या सबसे है ना कि बड़ा रिक्वायरमेंट है कि उसको 2 एकड़ जमीन चाहिए सिंगल प्लॉट में। ये नहीं कि एक टुकड़ा यहाँ है एक टुकड़ा वहाँ है, फील्ड यहाँ दे देंगे और है ना कि बिल्डिंग वहाँ दे देंगे। ऐसा नहीं है, सिंगल प्लॉट में इसको है ना कि 2 एकड़ जमीन चाहिए। हाँ, शहर में ये कम होता है। अगर आपका है ना कि टाउन है, चाहे हिल स्टेशन है, तो उस समय कम जमीन लगता है। लगभग आपको है ना कि या 1.5 एकड़। अगर आपका है ना कि सेमी रूरल सेमी अर्बन है, माने कि शहर से एकदम है ना कि नजदीक है, माने कि 10 किलोमीटर के अंदर में है, तो आपको है ना कि 1.5 एकड़ में हो जाएगा। बिल्कुल शहर में है तो आपको है, अगर बिल्कुल शहर में है तो आपको है ना कि 1 एकड़ में ही हो जाएगा। तो ऐसा है। लेकिन लेकिन आपको है ना कि 2 एकड़ सुदूर क्षेत्र में खरीदने, मैंने सुदूर क्षेत्र का मतलब कहते हैं कि देहात में खरीदने से ज्यादा महंगा है 1 एकड़ है ना कि शहर में लेना। तो यह है ना कि बहुत महंगा पड़ेगा। तो आप यह मान लीजिए कि 2 एकड़ आपको लैंड चाहिए सिंगल प्लॉट में। ठीक है। दूसरा चीज है आपका बिल्डिंग। लैंड होगा तो बिल्डिंग भी होगा। बिल्डिंग बाइलॉज के हिसाब से बनवाइएगा। थोड़ा सा स्टेट गवर्नमेंट का रेगुलेशन देख लीजिएगा। ऐसे मिनिमम जो है वह 14 रूम होना चाहिए। मैंने क्लासरूम आपके पास कम से कम 14 होना चाहिए। ठीक है। और इसका टॉयलेट बाथरूम अलग अलग जगह पे अलग अलग है। तो कम से कम अगर 14 रूम है तो 5-6 तो होबे करेगा। स्टाफ के लिए होगा, टीचर के लिए होगा, उसके बाद है ना कि प्रिंसिपल के लिए अलग होगा, उसके बाद बॉयज का अलग होगा, गर्ल्स का अलग होगा। तो 5-6 तो है ना कि मैंने कि टॉयलेट बाथरूम का तो छोड़ दीजिए। 14 का रूम। डायमेंशन क्या होना चाहिए? कम से कम 270 स्क्वायर फीट। 270 स्क्वायर फीट से कम का रूम नहीं होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद 4 हॉल होना चाहिए, जो 300 स्क्वायर फीट से कम का नहीं होना चाहिए। ऐसे तो है ना कि 400 स्क्वायर फीट मांगता है। ठीक है। लेकिन 300 स्क्वायर फीट से कम नहीं होना चाहिए। अगर आप शहर में है तो 300 स्क्वायर फीट में चल जाएगा, अगर देहात में है तो आपको 400 स्क्वायर फीट का ही होना चाहिए। उसके बाद रूम हो गया, हॉल हो गया। 4 आपको है ना कि जनरल रूम मांगता है। ठीक है, मैंने जनरल रूम का मतलब ऑफिस हो गया, उसके बाद वेटिंग हॉल हो गया। तो ऐसे करके आपको और जगह मांगा जाता है। माने कि कुल मिलाकर के लगभग 30 रूम मांगता है। देखिए, 14 रूम, 4 हॉल 18, 4 22, और है ना कि 3-4-5 गो स्टाफ रूम, तो गार्ड रूम, तो कौन रूम। तो उसके बाद है ना कि अगर किचन का व्यवस्था है तो किचन के लिए तो कम से कम है ना कि लगभग 25 हो गया। लेकिन यह 14 + 4 + 4 यह मैंडेटरी है। तो बाकी बात अगर नहीं भी होगा तो मैनेज हो जाएगा, वो आपको बोल देगा कितना और करा लीजिए। तो जो आदमी 3 करोड़ रुपया खर्चा करेगा हुआ है ना कि 1-2 लाख रुपया और खर्चा कर लेता है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। यानी स्टेट के हिसाब से यह थोड़ा सा स्टेट और एरिया के हिसाब से भी बदलता है। शहर में कुछ कम है, देहात में कुछ ज़्यादा है। तो ऐसे करके है ना कि यह बदलता है। चलिए, यह तो हो गया आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, जो यानी कि मोटा मोटी खर्चा वाला था।
माने कि मोटा मोटी जो खर्चा होता है वो लैंड एंड बिल्डिंग होता है। लैंड आपका 30 साल का एग्रीमेंट होना चाहिए, और या कोर्ट का पक्का है ना कि एग्रीमेंट होना चाहिए, नहीं तो जमीन अपना होना चाहिए। ठीक है, बहुत लोग पूछेंगे कि अपना होना चाहिए किराए पे, तो 30 साल का पक्का एग्रीमेंट होना चाहिए कोर्ट वाला, नहीं तो फिर अपना हो। लैंड बायलॉज के हिसाब से, माने कि बिना नक्शा के अगर आप बनवा लिए हैं तो वो पास नहीं होगा, इसलिए पहले उसका नक्शा बनवाइए, तब है ना कि आप बिल्डिंग बनवाइए। तो नक्शा के साथ होना चाहिए, और बाकी जो चीज़ है वो कम खर्चा वाला है, बाकी चीज़ में बहुत ज़्यादा आपको खर्च नहीं है। बाकी चीज़ में क्या है, हाँ, जो आपका स्कूल होना चाहिए वो मिनिमम 20 फीट चौड़ा रोड में होना चाहिए, अगर शहर में है तब भी, अगर गांव देहात में है तो 30 फीट चौड़ा रोड चाहिए। तो ऐसा बात नहीं है कि आप जमीन ऐसा जगह पे ले लीजिए जहां रोड ही नहीं है। इंडिया में कहीं भी अगर 30 फीट चौड़ा सड़क में अगर जमीन लीजिएगा तो रेट ठीक ठाक लगेगा। अगर कोई आदमी यह अगर सोच रहा है कि हमारे यहाँ तो है ना कि एकदम है ना कि वीरान जगह है, और वहाँ पे है ना कि 10,000 रुपये एकड़ मिल जाएगा, 2 एकड़ का तो 20,000 रुपया हुआ। भाई साहब 30 फीट चौड़ा सड़क में चाहिए, खोज लीजिए 30 फीट है ना कि चौड़ा सड़क में है ना कि 2 एकड़ जमीन का रेट क्या होगा। अगर शहर में भी है तो कम से कम 20 एकड़, सॉरी 20 फीट है ना कि चौड़ी गली होनी चाहिए, गली है तो, अगर रोड है तो है ना कम से कम है ना कि 30 फीट से ज़्यादा ही होता है। तो यह चीज़ बिल्डिंग बायलॉज के हिसाब से होना चाहिए। उसके बाद यह सबसे ज़्यादा खर्चीला वाला चीज़ हो गया। अब आपको चाहिए एक एनजीओ, जो आपको 15-20 हज़ार रुपया में कोई भी ट्रस्ट सोसाइटी बन जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आपका एनजीओ भी बन गया, उसके बाद इसका आप आरटीई रजिस्ट्रेशन करवाइए। पहले स्टेट गवर्नमेंट से क्लास 8 तक का इसका है कि रजिस्ट्रेशन करवाइए। ठीक है, अगर आप स्टेट गवर्नमेंट से क्लास 8 तक का रजिस्ट्रेशन नहीं कराते तो सीबीएसई को तो भूल ही जाइए। तो पहले क्लास 8 तक का इसका रजिस्ट्रेशन करवाइए। कम से कम क्लास 8 में आपके पास स्टूडेंट होना चाहिए, पहले तो 3 साल मांगता था, अब शायद है ना कि बोल दिया कि अगर आपके पास क्लास 8 से क्लास 9 में जाने वाला स्टूडेंट है तो आपको है ना कि सेम सेशन में दे दिया जाएगा। तो अगर इस साल अगर आपको आरटी मिल गया, अगर आपके क्लास 8 में अगर आप एडमिशन दिखा रहे हैं यूडाइस पे, क्योंकि आरटी लीजिएगा तो इसी के साथ है ना कि आपको माने कि यूडाइस मिल जाएगा, तो आरटी और यूडाइस आपको लेना ही पड़ेगा। जब आरटी यूडाइस ले लीजिएगा तो क्लास 8 में अगर आपके पास स्टूडेंट होगा तो इसी स्टूडेंट को 9th में रजिस्ट्रेशन के लिए सीबीएसई आपको एप्लीकेशन दे देगी सेम ईयर में। अगर क्लास 8 में अगर स्टूडेंट नहीं है तो हो सकता है कि यह अगले के अगले साल मिले। तो इसीलिए यूडाइस कम से कम आपका एक सेशन तो पुराना होता है। यह सोचिएगा कि हम आरटी यूडाइस और सीबीएसई एप्लीकेशन सब एक बार में अप्लाई करते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। ऐसा उसी कंडीशन में होगा जब आपका कोई पुराना स्कूल चल रहा है, और नहीं तो किसी पुराने स्कूल से कंटेक्ट करके उसका आरटी यूडाइस लीजिए और उसको है ना कि अपने साथ मर्ज कीजिए, और बोले कि अब हमारा स्कूल +2 तक या 10 तक करने के लिए हम इसका नाम बदल रहे हैं, डायरेक्टर बदल रहे हैं, सिग्नेटरी बदल रहे हैं, एनजीओ का मेंबर बदल रहे हैं, सब कुछ बदल रहा है, लेकिन यह चीज़ चाहिए। तो ऐसे करके है ना कि आपका होता है। यह सब कुछ हो जाने के बाद डीओ का परमिशन, माने कि जब आप अप्लाई कीजिएगा तो लास्ट में आपसे डीओ का एनओसी मांगेगा, यानी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर का एनओसी लगेगा कि आप इसको अफिलिएशन दे सकते हैं। लेकिन पीएसबी तो ऐसे ही दे देती है कहला, क्योंकि पीएसबीआई गैजेटेड नहीं है, हम सरकार के रेगुलेशन के दायरे में बंधे हुए नहीं है। हमारा अपना है ना कि 256 पेज का बायलॉज है, पीएसबीआई का 256 पेज का अपना बायलॉज है, उसमें लिखा हुआ है कि हम कैसे एप्लीकेशन देंगे, किसको देंगे, किस कंडीशन में देंगे। अगर सरकार को दिक्कत है तो है ना कि पहले हम बायलॉज बदलेंगे, उसके बाद हम अपना रेगुलेशन बदलेंगे। हम अभी सरकार के रेगुलेशन के दायरे में नहीं है, इसलिए हम लोग आपको आसानी से एप्लीकेशन दे देते हैं। जिस दिन हम सरकार के रेगुलेशन के दायरे में आएंगे तो ये 3 चीज गवर्नमेंट मैंडेटरी कर दी है कि स्कूल के पास आरटी होना चाहिए, आरटी होगा तो उसके पास एनजीओ भी होगा, बिल्डिंग बायलॉज के हिसाब से बना होगा, सब कुछ होगा। उसके बाद यूडाइस होगा तो सब कुछ उसका फिक्स हो गया, डीओ एनओसी दे ही देगा। अगर आपका आरटी में अगर रजिस्ट्रेशन ही नहीं तो डीओ आपको एनओसी कैसे देगा। अगर आप डीओ से एनओसी लेने जाएगा पूछेगा आप कौन है, जब आपका स्कूल इसके यहाँ रजिस्टर्ड होगा, यानी कि आरटी में रजिस्टर्ड होगा, तब नहीं आपको एनओसी देगा। तो बस वही चीज़ है। उसके बाद छोटा मोटा चीज़ हो गया और है, जैसे कहने की फायर एंड सेफ्टी इक्विपमेंट, अगर स्कूल है तो बेंच डेस्क सारा कुछ तो लगेगा ही।
उसके बाद है ना कि आपको फायर सेफ्टी वगैरह है ना कि लेना पड़ेगा, उसके बाद गाड़ी खरीदिए, घोड़ा खरीदिए, जो भी खरीदना है, लेकिन इतना चीज़ है ना कि नेसेसरी इतना चीज़ होना चाहिए। बाकी बात है ना कि छोटा मोटा चीज़ है, क्योंकि जो आदमी करोड़ में इन्वेस्टमेंट करता है उसके लिए लाख छोटा मोटा चीज़ ही होता है। तो वो सब चीज़ हो जाएगा। मेन जो है लैंड बिल्डिंग है, अगर उतना चीज़ अगर आप पूरा कर लेते हैं तो सीबीएसई से आसानी से एप्लीकेशन मिल जाता है। तो इसलिए जो लोग है ना कि सीबीएसई से अफिलिएशन लेना चाहते हैं तो अप्लाई कीजिए, हो जाएगा, लेकिन इतना आसानी से नहीं होता है, बहुत है ना कि कॉस्टली पड़ता है। और हमारा स्कूल जो होता है, तो देखिए जब तक कि आप सीबीएसई से नहीं ले पाते तब तक के लिए तो पीएसबी है, और जिस दिन है ना कि कैपेसिटी हो जाएगा उस दिन सीबीएसई से ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जब तक के नहीं है तो पीएसबी से ले लीजिए, पीएसबी से चलाइए, उसके बाद सीबीएसई से ले लीजिए। नहीं होने से कुछ अच्छा तो है कि कुछ हो। तब समझ गए होंगे कि सीबीएसई से अफिलिएशन लेने के लिए क्या क्या जरूरी है। तब तक के लिए धन्यवाद।